Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 23rd November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article we will here discuss about Center deploys 90 more companies of CAPF in Manipur. तो यहाँ पर हम ये जो हमारा CAPF है इसके बारे में हम जानेंगे. उसके बाद हम देखेंगे 10th शेड्यूल. यहाँ पे फिर से जो 10th शेड्यूल के बारे में हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया, फिर से हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स वेलफेयर स्टेट. तो हमारे जो अभी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में जो सोशलिज्म है उसका मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट. तो हम सोशलिज्म क्या है इसके बारे में जानेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डेमोक्रेटाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो AI को हम किस तरीके से डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है. और ये लास्ट आर्टिकल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्जेंट डेडलाइन की. तो अभी आपकी जो G20 की यहाँ पर समिट हो रही है उसके साथ साथ यहाँ पे G20 की समिट के साथ साथ आपकी COP29 है ना, ये दोनों मतलब कि हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर जो हमारे मेन कॉमन इंटरेस्ट निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में कंबाइन करके डिस्कस किया गया है. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड सो दैट ऑल द टॉपिक्स यहाँ पर आपके क्या हो जाए, कवर अप हो जाए. एंड PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स IS. लिंक इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप लिंक से वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. तो पहला आर्टिकल है हमारा सेंटर डिप्लॉयज 90 मोर कंपनीज ऑफ CAPF इन मणिपुर. तो देखिए मणिपुर में जो सिचुएशन है वो और दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिसके चलते अभी यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90 एडिशनल जो कंपनीज है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की उसको डिप्लॉय किया है. तो 90 हम यहाँ पर समझ ले तो इससे यहाँ पर हमारे 9000 जो पर्सनल्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे. इससे पहले एट प्रेजेंट की बात करते हैं 288 कंपनीज थी जिससे यहाँ पर 29,000 पर्सनल्स हमारे थे और 90 अभी फिर से यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है. ओके तो ये CAPF क्या है इसके बारे में देखते हैं. सो CAPF क्या है, हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. आप इसको यहाँ पर देखिए ये पुलिस फोर्स है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. एक होती है हमारी आर्मी, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है ये हमारी पुलिस फोर्स है ना. तो ये क्या है, एज अ कलेक्टिव नेम ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए हर एक स्टेट में क्या होती है आपकी अलग अलग पुलिस होती है, ठीक है. उसी तरीके से हम अगर इनकी बात करते हैं तो ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर की मतलब एक जो कहते हैं ना सेंट्रल पुलिस, ठीक है. तो ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है. दीज आर टेक्निकली पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर्मली नोन एज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स. इसको हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के भी नाम से जानते हैं. Since 2011 इंडिया adopted the term सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. 2011 से पहले हम इसको पैरामिलिट्री के नाम से, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है इस नाम से जानते थे. लेकिन फिर 2011 के बाद इसको क्या किया गया, जो पैरामिलिट्री ये टर्म है इसको ड्रॉप किया गया और इसको हम क्या कहते हैं अब, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. नाउ दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड गार्डिंग द बॉर्डर. तो इनका यही है कि देखिए आर्मी का मेन काम क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्मी का, तो आर्मी का यहाँ पर जो मेन रोल हो जाता है कि जैसे कोई वॉर होती है, बॉर्डर में वॉर होती है, कुछ भी इस तरीके की जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या करना, हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है. और हम CAPF और जो हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है इनका क्या मेन रोल हो जाता है, इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि मणिपुर का जो क्राइसिस है वो क्या है आपका इंटरनल क्राइसिस है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, CAPF का होता है. सो ये क्या है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हमारी बॉर्डर्स को गाइड करने के लिए, लाइक जैसे कि हमारी म्यांमार के साथ बॉर्डर लग रही है, बांग्लादेश के साथ यहाँ पे बॉर्डर है, तो इन बॉर्डर्स में भी यहाँ पर गार्डनिंग का काम ये करते हैं. दीज फोर्सेज आर इंडीड हेडेड बाय द DG के द्वारा इनको हेड किया जाता है, हु यूजुअली IPS ऑफिसर यहाँ पर हमारे होते हैं, ठीक है. अब CAPF के अंदर भी आपको 3 टाइप के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, है ना, 3 ग्रुप्स में. एक होती है आपकी बॉर्डर गार्डनिंग फोर्स, ठीक है, बॉर्डर गार्डनिंग फोर्स मतलब कि जो कि बॉर्डर को क्या करती है, जितने भी हमारी बॉर्डर्स है वहां पर वो उनको गार्ड करती हैं, ठीक है. तो बट हम बॉर्डर गार्डनिंग में भी क्या देख रहे हैं, हमें टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक आसाम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम BSF कहते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो हमारी होती है, और सशस्त्र सीमा बल जो SSB है. तो ये हो गई हमारी पहली. सेकेंड ग्रुप क्या है हमारा, स्पेशल टास्क फोर्स जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, जिनको एक स्पेशल टास्क दिया जाता है. जैसे आप लोगों ने यहाँ पर मूवीज वगैरह देखी होंगी, है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसमें कभी किसी
ने क्या क्या अटैक कर दिया, किसी ने बॉम्ब यहाँ पर कर दिया है, किसी ने किसी चीज़ को हाईजैक कर लिया है, तो यहाँ होटल को हाईजैक कर लिया है, इस तरीके की चीज़ें, तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमारी आ जाती है। फिर हमारा थर्ड नंबर पर क्या है, फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी, फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी की, कि जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई इशू आता है तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF आ जाती है, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ पर हमारी आ जाती है। तो ये 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में भी यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज शुड स्पीकर शुड सेटल डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज इन अ रीजनेबल टाइम। देखिए ऑलरेडी आप सभी को पता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसकी बात करता है यहाँ पर, एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, यहाँ पर मतलब कि कोई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करती है कि उसको हम किस तरीके से डिस्क्वालीफाइड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, डिस्क्वालिफिकेशन की। लेकिन क्या होता है, जैसे कि किसी भी MP या MLA का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो ये पावर किसके पास होती है उसको डिस्क्वालीफाई करने की, स्पीकर के पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिर्फ आज का आर्टिकल नहीं, कई दिनों से आपका ये इशू बना हुआ है, कंटिन्यूसली हम न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं कि क्या होता है कि स्पीकर के पास ये पावर तो होती है, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है, एक टाइम पीरियड सेट नहीं है कि हाँ आपको ये जो केस है इतने दिनों में रिजॉल्व करना। कोई भी XYZ केस आता है MP के डिस्क्वालिफिकेशन से, तो यहाँ पर हमारे पास स्पीकर के पास कोई भी टाइम पीरियड सेट नहीं है कि आपको इतने टाइम पीरियड में, इतने रीजनेबल टाइम में क्या करना चाहिए, इस पर्सन को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करना है, इस केस को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पीकर से ये कहा है कि एक्चुअली हो ये रहा है कि 3 जो MLAs हैं, है ना, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन अभी गया हुआ है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पीकर से कहा है कि आपको विद इन अ रीजनेबल टाइम में क्या करना होगा, ये जो 3 MLAs हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन को रिजॉल्व करना होगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, एक तरीके से कि कई बार क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब डिफेक्ट कर जाना, है ना। तो पहले क्या होता था, जब तक ये आपका आया नहीं था 1985 से पहले की हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता था, लाइक एक पार्टी, हम अपनी जो नॉर्मल पार्टी से जो हमें यहाँ पर ज़्यादा पता उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक हुआ हमारा कांग्रेस, ठीक है, आप ऐसे समझिए कांग्रेस, एंड दूसरी तरफ है हमारी BJP। मैं अभी यहाँ पर कांग्रेस की मेंबर हूँ, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी बन गई, मान लो BJP की बन गई कुछ भी, और BJP ने मुझे बहुत सारे पैसे दे के कुछ भी करके अपनी पार्टी में यहाँ पर बुला लिया। तो मैंने क्या किया, कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर मैंने BJP ये वाली जो पार्टी है इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो ये पार्टी की यहाँ पर क्या बन गई थी, आपकी गवर्नमेंट बन गई थी, ये जो कांग्रेस है इसकी यहाँ पर गवर्नमेंट बन गई थी, लेकिन मैंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़कर BJP को ज्वाइन कर लिया। तो इससे क्या हुआ, उनका एक मेंबर कम हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो मेजोरिटी थी वो कम हो गई और ये मेजोरिटी में आ गई। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल हो गई। इस तरीके की बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि लोग एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार पार्टीज को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी आ रही थी गवर्नमेंट में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, हमारे पार्लियामेंट में 10th शेड्यूल को ऐड किया जाता है 1985, जिसका पर्पज़ ये होता है, its purpose was to bring stability to governments by discouraging legislators from changing parties। तो यहाँ पर जो legislators हैं उनको discourage करना कि आप इतना frequent पार्टी को अगर चेंज करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या फिर ना तो आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, ग्राउंड्स हैं, है ना, मतलब किस बेसिस पर यहाँ पर किसी भी पर्सन को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला होता है कि वॉलंटरी गिव अप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर BJP पार्टी से बिलोंग करती हूँ और मैंने वॉलंटरी बेसिस पर मतलब अपना क्या दे दिया, रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया, तो मैं क्या हो जाऊंगी, अब डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब मैंने जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने उस पार्टी से यहाँ पर क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया कि मैं अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहती हूँ, भले मुझे दूसरी पार्ट। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मेंबर ऑफ, अगर मैं पार्लियामेंट हूँ, MP हूँ कोई सी, तो मैं यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। ठीक है, सेकेंड है आपका वॉल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लाइक जैसे कि आपकी कोई गवर्नमेंट होती है, जैसे कि अभी BJP की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने व्हिप इशू किया और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस थे आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर सकती है, यहाँ पर डिमांड कर सकती है डिस्क्वालिफिकेशन की। एज अ प्री कंडीशन फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन हिज एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग, है ना, जैसे वोटिंग वगैरह कोई अच्छा इंपॉर्टेंट बिल आया, उसमें व्हिप इशू हुआ है लेकिन आपने उस व्हिप को नहीं फॉलो किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस होते हैं। इलेक्टेड मेंबर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल
जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आई हूँ, है ना, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मैं इलेक्ट होकर आई हूँ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 6 मंथ्स तक मुझे यहाँ पर टाइम, मेरे पास टाइम है कि मुझे 6 मंथ में डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना है। अगर यहाँ पर मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो मैं ऑलरेडी क्या हो जाऊंगी, डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये ग्राउंड है जिस बेसिस पर क्या होता है, आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है, आपके स्पीकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है कि आपका ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का केस है कितने दिनों तक, कितने सालों तक चलेगा। तो इस आर्टिकल में वही कहा गया है कि मतलब कि जो स्पीकर है, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन की यहाँ पे पिटिशन है, उसको रीजनेबल टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, सेटल करना चाहिए। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिज्म। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ पे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, राजीव खन्ना जी। आप इनका नाम याद जरूर रखें। इससे पहले कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था नेट जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, इनका वो एक क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, इनसे पहले कौन था, इससे बाद कौन था, इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे। तो आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। सो सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट, नॉट अ डिक्टोरियल डॉगमा। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो सोशलिज्म है उसका मतलब क्या है, वेलफेयर स्टेट। और अगर आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आप हमारा प्रेम्बल उठा के पढ़िए। उस प्रेम्बल में साफ साफ लिखा है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। ओके, तो सोशलिज्म होता क्या है, तो सोशलिज्म डील विद द प्रिंसिपल विथ इनविसार्ज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी वेयर ऑल इंडिविजुअल एंजॉय इक्वालिटी इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। चाहे इकोनॉमिक लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, वहाँ पर हर एक स्फेयर में सभी के पास क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के सोशलिज्म देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका रिवोल्यूशनरी, जिसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं, मार्क्सिज्म सोशलिज्म। सेकंड है होता है हमारा इवोल्यूशनरी। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी क्या होता है, रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं, होल्ड्स दैट सोशलिज्म कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली बाय वॉलेंट रेवोल्यूशन, बाय अबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड एस्टैब्लिशिंग अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। तो देखिए यहाँ पर सोशलिज्म का मतलब एक तरीके से यही है कि जो प्राइवेट की ओनरशिप हो वो कैसी होनी चाहिए, आपकी बहुत ही कम होनी चाहिए, है ना। कोई भी रिसोर्स है वहाँ पर गवर्नमेंट का ओनरशिप यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी तो वो फिर क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं सबको इक्वली उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर प्राइवेट की ओनरशिप रहती है तो प्राइवेट यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सोशलिज्म। फिर कई बार क्या होता है, सोशलिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म आ जाता है, जैसे कि आपका चाइना वगैरह में चलता है कि जो जितने भी रिसोर्सेस है पूरा क्या कर रहे हैं आपका, जिसको हम कम्युनिज्म भी कई बार कह देते हैं, है ना। इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है कि पूरी तरीके से क्या करके रखा है यहाँ पर, मतलब डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, गवर्नमेंट ने उसको होल्ड करके रखा है। तो इवोल्यूशनरी में बिलीव्स social forces wishing to bring socialism should help organs of the state to form policies which are socialistic and should get them implemented। तो इवोल्यूशनरी में क्या है आपका कि हम क्या करते हैं, हमारे जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, लाइक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो जितने भी हमारे स्टेट्स के ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर जो पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन होता है वहाँ पर हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है और उसको हम प्रॉपरली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में इसका क्या रिलेवेंस है, तो इसमें अगर हम सोशलिस्ट, इंडिया में जो प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर्स हैं वो उसमें कौन कौन है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड और भी यहाँ पर जो लोग हैं जो सोशलिस्ट लीडर, जिनको हम सोशलिस्ट लीडर यहाँ पर कहते हैं। देखिए आचार्य नरेंद्र देव विजिट द एड्रेस ऑफ पीजेंट्स रैली एंड वाइनी मोटिवेटेड इन कारपुरी ठाकुर टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट एंड सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को यहाँ पर उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सोशलिज्म। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा आर्टिकल है पहला, डेमोक्रेटाइजिंग AI नीड्स आर रेडिकली डिफरेंट अप्रोच। देखिए इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है हमारा, आज के टाइम पे क्या है वो अब फ्यूचर बन चुका है। लेकिन क्या हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ ही लोगों की यहाँ पर मतलब कि एक्सपर्टीज़ है AI को यूज़ करने की। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हमें AI को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे सब कुछ लोगों की मोनोपोली हो और फ्यूचर में फिर जैसे कि हम आज भी बात करते हैं कि
जिनको यूज़ करना नहीं आता, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एआई का यहाँ पे फ़ायदा ना ले पाएँ और वो पीछे रह जाएं। तो इस आर्टिकल में सिर्फ यही है कि हमें क्या करना चाहिए, एआई को जो हम डेवलप कर रहे हैं उसका जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, आपका डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। अगर आप आज कोई न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एआई के थ्रू, तो यहाँ पर फैक्टर लिंक्स होने चाहिए जिसका सभी का क्या हो, उसका फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है। बाकी आपको और कुछ ज़्यादा पता है जैसे कि एआई की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या प्रोज हैं, है ना, क्या क्या यहाँ पे कौन सा आ जाते हैं, तो हमें उस बेसिस पर क्या करना चाहिए, इसको रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है। अगर हमने इसको अभी रेगुलेट नहीं किया तो इन फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा सामने बनकर आ सकता है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अर्जेंट डेडलाइन। इसमें क्या है, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज मस्ट बी टैकल अर्जेंटली बाय G20। देखिए G20 की समिट अभी कहाँ होने वाली है, ब्राज़ील। ठीक है, इससे पहले कहाँ हुई थी, 2023 में इंडिया में, इससे पहले इंडोनेशिया में, 2022 में इंडोनेशिया में होती। इसके बाद कहाँ होगी, 2026 में कहाँ होगी, यूएस में होगी। तो ये कहा जाता है कि G20 की अगर हम बात करते हैं, अगर अब तक तो हमने यहाँ पर अच्छी बात करी, लाइक क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया, और जो हमारा ग्लोबल साउथ है उनके जो इंटरेस्ट है हमने उसकी बात यहाँ पर करी। ठीक है, 2025 में कहाँ होगी, आपकी साउथ अफ्रीका में यहाँ पर G20 की समिट होगी। ठीक है, 2026 में यूएस में होगी। तो ये कहा जा रहा है कि अभी देखिए इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये जो सारी कंट्रीज हैं अगर हम देखा जाए तो ये ग्लोबल साउथ में आ जाती है ना, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनके जो मेन कंसर्न्स क्या है, इनकी मेन कंसर्न है पावर्टी, ठीक है, पावर्टी है, हंगर है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो हो रहा है सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ पर हो रहा है। ऑल्दो इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पर नहीं है, बट स्टिल जो अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, इम्पैक्ट को जो फेस करना पड़ रहा है, अफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है, दीज कंट्रीज़। ओके, तो इस आर्टिकल में यही कहा गया कि अगर हम देखें COP29 में भी अभी क्या है, कोई डिस्क्रीट डिसीजन नहीं आ रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज अपनी बात कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज अपनी यहाँ पर पॉइंट आउट रख रहे हैं, तो कोई अभी यहाँ पर एक कंक्रीट डिसीजन नहीं निकल कर आ रहा है। तो ये G20 में भी यही कहा जा रहा है कि देखिए अगर हम G20 की बात करते हैं, अगर दूसरी कंट्रीज में होता है तो यहाँ पर ज़्यादातर किसकी बात की जाती है, रशिया की। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करते हैं मेनली, लेकिन उससे निकल कर भी हमारे कुछ यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ में यहाँ पर क्या हो जाता है, पावर्टी हो जाता है, क्लाइमेट चेंज के यहाँ पर जो इम्पैक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा ये क्या करे, उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो देखिए, टैकलिंग ग्लोबल हंगर एंड पावर्टी एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस वर डिक्लेयर्ड गोल्स फॉर द रीसेंट G20 समिट इन रियो। तो अभी जो रिसेंट G20 की समिट है उसमें जो हमारा मेन जो गोल है उसको क्या डिक्लेयर किया गया है, ग्लोबल हंगर, पावर्टी एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस। ओके, फिर यहाँ पर जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जो सुपर रिच नेशंस हैं उनसे यहाँ पर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, एक वेल्थ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी वर्ल्ड की वेल्दिएस्ट कंट्रीज हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास एटलीस्ट $200 बिलियन तक का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्या हो सकता है, जो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट हैं, उनको हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह देखिए, नरेंद्र मोदी टू अंडरलाइन दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेल्ट मोस्ट acutely by the global south and therefore that the reins of global administration must belong to those that represent a largely majority in the world. So G20 hosted by Brazil, अभी ये ब्राज़ील के द्वारा होस्ट की जा रही है, was the third host country of the global south। ये ग्लोबल साउथ की ये कंट्री है। तो देखिए, हमको पता होता है कि ग्लोबल साउथ जो जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर किसी भी समिट को होस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट को ज़्यादा रखेंगे, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो देखिए, ब्राज़ील समिट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इकॉनमीज हैं, तो इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उन पर हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस रशिया इन्वेजन टू यूक्रेन। अभी ये तो अभी चल ही रहा है, तो लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका सी का लेवल राइज हो रहा है, यहाँ पे जो आइलैंड नेशंस हैं उन्होंने बेचारों ने तो कुछ किया भी नहीं, इतना एमिशन भी नहीं किया है, फिर भी जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ रहा है, इन नेशंस को, पुअर नेशंस को यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। सो देखिए, G20 ऑल्सो टाइम्ड क्लोजली विद द COP29 इन अजरबैजान
Brazil will be in 2025 host including that issues of climate financing and climate justice. तो यहाँ पे climate financing और climate justice की भी बात की जा रही है. G20 declaration, then the feed into the COP process. However, the summit followed just after the US presidential election. तो अभी देखिए US में presidential election हुए, तो अब further हम देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर आती हैं. So I hope this article is clear. तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.